गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इटली का एकीकरण बताया था और उसमें हमने मेज़िनी का योगदान तक किया था। अब हम आगे का करेंगे। कैवूर का योगदान। काउंट कैमिला डी कैवूर का जन्म ट्यूरिन के कुलीन परिवार में 1810 ईस्वी में हुआ। सैनिक शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत अभियंता के रूप में सेना में नियुक्त हुआ। अपने उदारवादी दृष्टिकोण के कारण 1841 में उसे सेना से त्यागपत्र देना पड़ा। 1841 से 1861 तक जमींदारी करते हुए उसने कई बार इंग्लैंड और फ्रांस की यात्राएं की। इंग्लैंड प्रवास के दौरान उसे संसदीय प्रणाली को करीब से देखने का अवसर मिला। इसी से प्रभावित होकर वह इस प्रणाली को अपने देश में स्थापित करने के प्रयास में जुट गया। 1848 ईस्वी में वह सार्डिनिया पिडमोंट का प्रथम संसद सदस्य चुना गया। अपनी योग्यता के कारण 1850 ईस्वी में उसे वित्त के साथ साथ उद्योग मंत्री नियुक्त कर दिया गया। उसके दिमाग में यह बात घर कर गई कि विदेशी सहायता प्राप्त किए बिना इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। 1852 में वह प्रधानमंत्री बना। उसने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए रेलवे, फैक्ट्रियां, आयात निर्यात एवं औद्योगिकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करते हुए उसने इंग्लैंड, बेल्जियम तथा फ्रांस के साथ व्यापारिक संधियां की। कैवूर पिडमोंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था, इसीलिए उसने यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। कैवूर की विदेश नीति का मुख्य ध्येय यह रहा कि पिडमोंट के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्ति पाकर इटली का एकीकरण किया जाना चाहिए। कैवूर सोचता था कि इटली को विदेशी सहायता की आवश्यकता है, इसीलिए उसने फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से सहायता लेने का प्रयास किया। अब लेंगे हम क्रीमिया युद्ध। 1853 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध हुआ। इसने कैवूर को इंग्लैंड एवं फ्रांस के साथ सहयोग कर उसकी मित्रता का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया। इंग्लैंड, फ्रांस के साथ साथ कैवूर ने रूस के विरुद्ध तुर्की की सहायता की। कैवूर ने इस युद्ध में इसीलिए भाग लिया था कि इटली के एकीकरण के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जा सके। युद्ध के समापन के उपरांत मार्च 1856 में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें सार्डिनिया को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में कैवूर ने इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का चित्रण करते हुए इसके लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराया। इस सम्मेलन में इटली के प्रश्न को यूरोपीय प्रश्न बनाकर कैवूर ने नैतिक विजय प्राप्त की। इसीलिए यह कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ। अब हम लेंगे प्लम्बियर्स का समझौता। सार्डिनिया की सीमा के निकट प्लम्बियर्स स्थान पर नेपोलियन तृतीय छुट्टियां व्यतीत करने हेतु ठहरा हुआ था। कैवूर बिना किसी औपचारिक आमंत्रण के वहां पहुंचा और एक समझौता 1858 ईस्वी में किया, जिसकी शर्तें इस प्रकार से हैं। पहली, सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध की स्थिति में फ्रांस ने पिडमोंट को 2 लाख सैनिक सहायता का वचन दिया। दूसरा, इटली से ऑस्ट्रिया के बाहर होने पर लोम्बार्डी, वेनेशिया और अन्य क्षेत्रों को सार्डिनिया में सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा, कैवूर ने फ्रांस को सहायता के बदले में सेवाय और नीस के प्रदेश देने का आश्वासन दिया। चौथा, नेपल्स, सिसिली तथा पोप के राज्यों को यथास्थिति में रखने का निर्णय हुआ। और पांचवा, फ्रांस तथा सार्डिनिया की मित्रता को मजबूत बनाए रखने के लिए विक्टर इमैनुअल की पुत्री क्लॉथिडे का विवाह नेपोलियन तृतीय के चचेरे भाई प्रिंस जेरोम बोनापार्ट के साथ होना निश्चित हुआ। उक्त समझौते से इटली 4 भागों में विभक्त हो गया। कैवूर ऐसा नहीं चाहता था। फिर प्रश्न उठता है कि उसने इससे क्यों स्वीकार किया। इसका जवाब है कि ऑस्ट्रिया बिना युद्ध के इटली छोड़ने को तैयार नहीं था, जिसके लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता थी। इसीलिए कैवूर ने प्लम्बियर्स समझौते को स्वीकार किया। इसी का परिणाम था कि इंग्लैंड तटस्थ हो गया। अब हम लेंगे एकीकरण के विभिन्न चरण। पहला चरण, एकीकरण का पहला चरण, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के मध्य युद्ध। प्लम्बियर्स समझौते के पश्चात ऑस्ट्रिया के साथ सार्डिनिया का युद्ध लगभग तय हो चुका था। इसीलिए कैवूर ने प्लम्बियर्स से लौटकर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सैनिक तैयारियों से ऑस्ट्रिया चिंतित हो उठा। उसने 23 अप्रैल 1859 को विक्टर इमैनुअल को अल्टीमेटम भेजा कि वह 3 दिन में अपनी सेना में कटौती कर दे, परंतु कैवूर ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इस बात से भड़क कर 29 अप्रैल को सार्डिनिया के खिलाफ ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी। 24 जून को साल्फेरिनो नामक स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ और ऑस्ट्रिया की
सेना हमेशा के लिए पराजित हो गई तथा सार्डिनिया की सेना ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। अचानक पासा पलटते हुए फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ से मिला और 11 जुलाई 1859 को दोनों के मध्य हुई मुलाकात का परिणाम विला फ्रैंका की संधि है। इस संधि की शर्तें इस प्रकार से हैं। पहली, सार्डिनिया को लोम्बार्डी मिल गया परंतु वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार बना रहा। दूसरा, मध्य इटली के राज्य पर्मा, मोडेना और टस्कनी में वहाँ के शासकों को पुनर्स्थापित करने का निर्णय हुआ। तीसरा, पोप के अधिकार में इटली का संघ बनाया जाएगा और वेनेशिया इटालियन संघ में बना रहेगा। इस संधि ने कैवूर की आशाओं पर तुषारपात किया। कैवूर ने आहत होकर प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात विक्टर इमैनुअल ने ऑस्ट्रिया के सम्राट के साथ ज्यूरिख को संधि कर ली 10 नवंबर 1859 को। इस संधि ने विला फ्रैंका की संधि की पुष्टि कर दी। इसी के साथ इटली के एकीकरण का प्रथम चरण समाप्त हो गया। अब हम लेंगे एकीकरण का दूसरा चरण, ऑस्ट्रिया। सार्डिनिया युद्ध में इटली राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत हो उठा। इसी दौरान मध्य इटली के राज्य पर्मा, मोडेना और टस्कनी की जनता ने अपने शासकों को अपदस्थ कर दिया। अस्थायी सरकारों का गठन करके देशभक्त प्रेमियों ने एक सेना बना ली। जनवरी 1860 ईस्वी में कैवूर पुनः प्रधानमंत्री बन गया। उसने फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय को सेवाय और नीस का लालच देकर मध्य इटली के राज्यों को सार्डिनिया में मिलाए जाने पर आपत्ति नहीं करने के लिए राजी कर लिया। मार्च 1860 में सार्डिनिया में पर्मा, मोडेना, टस्कनी, बोलेग्ना और को मिलाने के लिए जनमत संग्रह करवाया जिसमें प्रचंड बहुमत था। नीस और सेवाय के इटली से निकलने पर कड़ी प्रतिक्रियाएं हुई। वेनेशिया के अलावा समस्त उत्तरी इटली तथा मध्यवर्ती डचियों के इटली राज्य में शामिल होने के साथ ही इटली एकीकरण का द्वितीय चरण संपूर्ण हो गया। अब हम लेंगे गैरिबल्डी का योगदान 1807 से 1882। गैरिबल्डी अपने समय का दूरदर्शी एवं निष्ठावान देशभक्त था। इटली के एकीकरण में उसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उसका जन्म एक नाविक परिवार में 1807 ईस्वी में नीस प्रदेश में हुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया गया, परंतु पढ़ने में रुचि नहीं होने के कारण वह बड़ा होने पर तटीय व्यापार में से जुड़ गया। उसने एक दशक तक यह कार्य किया। इस दौरान उसे भूमध्य सागर का अच्छा ज्ञान हो गया। दूसरे देशों के देशभक्तों से प्रेरित होकर उसके मन में अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने का भाव उत्पन्न हो गया। प्रारंभ में वह तरुण इटली का सदस्य बन गया। मैजिनी के सहयोग से उसने 1833 ईस्वी में इटली में गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया। इसी दौरान उसे बंदी बना लिया गया, परंतु वह भागकर दक्षिणी अमेरिका चला गया। 1848 ईस्वी तक वह गुप्त रूप से दक्षिण अमेरिका में रहते हुए स्वतंत्रता संग्रामों में हिस्सा लेता रहा। 1854 ईस्वी में गैरिबल्डी इटली में आ गया और उसने 1859 ईस्वी में पिडमोंट ऑस्ट्रिया युद्ध में भाग लिया। उसके साथी लाल कमीज पहनते थे। उसका दल लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट्स कहलाया। सर्वप्रथम उसने सिसिली पर अधिकार करने का निर्णय लिया क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति छापामार युद्धों के लिए अनुकूल थी और उसे इस पद्धति में दक्षता प्राप्त थी। बिना किसी प्रतिरोध के उसने सिसिली पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब हम लेंगे एकीकरण का तीसरा चरण। सिसिली पर अधिकार करने के पश्चात गैरिबल्डी ने 19 अगस्त 1860 को नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। गैरिबल्डी ने नेपल्स में बूर्बो वंश के शासक फ्रांसिस द्वितीय को सहजता से परास्त कर दिया। इस प्रकार सिसिली एवं नेपल्स को पराजित करते हुए गैरिबल्डी ने रोम की ओर कदम बढ़ाया। गैरिबल्डी के रोम की ओर अग्रसर होने से कैवूर उसके खिलाफ हो गया। कैवूर को यह भय था कि उसके रोम पर आक्रमण करने से उसे फ्रांस की सेना से मुकाबला करना पड़ेगा। इसीलिए उसने गैरिबल्डी के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि वह जीते हुए प्रदेशों को पिडमोंट को सौंप दे। गैरिबल्डी ने इसे स्वीकार कर लिया और सिसिली एवं नेपल्स विक्टर इमैनुअल को सुपुर्द कर दिए। इस प्रकार 1861 ईस्वी तक वेनेशिया और रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली का एकीकरण संपन्न हो चुका था। 17 मार्च 1861 को इटली की नवीन संसद ने विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सम्राट घोषित करते हुए ट्यूरिन को इटली की राजधानी घोषित कर दिया। अब हम लेंगे एकीकरण का चौथा चरण। वेनेशिया एवं रोम ऑस्ट्रिया और पोप के अधीन थे। विक्टर इमैनुअल द्वितीय इन प्रदेशों को इटली में विलय करने की फिराक में था।
इसी दौरान जर्मनी का एकीकरण भी हो रहा था। वहाँ प्रशिया एवं ऑस्ट्रिया में युद्ध अवश्यंभावी था। इसीलिए प्रशिया के चांसलर बिस्मार्क ने इटली से संपर्क स्थापित करते हुए ये निश्चय किया कि प्रशिया एवं ऑस्ट्रिया के युद्ध के समय इटली वेनेशिया पर हमला बोल दे। बिस्मार्क ने आश्वासन देते हुए कहा कि वह ऑस्ट्रिया से तब भी संधि करेगा जबकि ऑस्ट्रिया वेनेशिया को इटली को सुपुर्द करने के लिए राजी हो जाए। 1866 ईस्वी में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध शुरू हो गया। इटली ने वेनेशिया पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। पूर्व में बिस्मार्क से की गई संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने वेनेशिया को इटली को सौंप दिया। इस प्रकार 1866 ईस्वी में वेनेशिया इटली में सम्मिलित हो गया और इसके साथ ही इटली के एकीकरण का चतुर्थ चरण भी संपन्न हो गया। नेक्स्ट लेंगे हम एकीकरण का 5वां चरण। अब भी रोम पर इटली का आधिपत्य नहीं होकर पोप की सत्ता थी। नेपोलियन तृतीय एवं विक्टर इमैनुअल द्वितीय के मध्य ये समझौता हुआ था कि इटली रोम पर आक्रमण नहीं करेगा, परंतु 1870 ईस्वी में रोम पर अधिकार करने का अवसर इटली को प्राप्त हुआ। जर्मनी के एकीकरण की अंतिम लड़ाई 1870 ईस्वी में फ्रांस प्रशिया युद्ध था। बिस्मार्क ने कूटनीतिक रूप से विक्टर इमैनुअल द्वितीय को बतलाया कि युद्ध के समय फ्रांस अपनी सेना को रोम से हटाएगा। उस स्थिति में इटली को रोम पर आक्रमण कर देना चाहिए। जैसे ही फ्रांस प्रशिया युद्ध शुरू हुआ, फ्रांस ने रोम से सेना हटाई। तब ही मौका पाकर इटली ने रोम पर अधिकार कर लिया और 1871 ईस्वी में रोम इटली की राजधानी बन गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। अब हम लेंगे समीक्षा। इतिहासकार मैरियट के अनुसार मैज़िनी ने इटली की आत्मा, गैरिबल्डी ने तलवार, कैवूर ने मस्तिष्क तथा विक्टर इमैनुअल ने शरीर बनकर इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के यज्ञ को पूर्ण किया। तो ये था इटली का एकीकरण।